वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाली हूँ आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बायोलॉजी के जितने भी बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है ना, चैप्टर वाइज हम उसके आंसर्स कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो जिनको भी स्कूल से होमवर्क मिलता है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खुद करके आओ, उनके लिए ये वीडियो है। ऑल्सो ये करने से पहले ना जरा मेन चैप्टर की वीडियो देख लेना सो दैट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज्ड रहेंगे। चलिए, सबसे पहला चैप्टर जो हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठो and let's find out the first question. Make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. Easiest question है, plant और animal cells के बीच में आपको differences लिखने हैं। So यहाँ पर हम लिख लेते हैं plant cells। आप अपने दिमाग में रिवाइज करते रहो कौन कौन से differences थे, देखते हैं आपको सारे याद रहते हैं या नहीं। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल की, so if you remember सेल वॉल प्लांट सेल्स में तो प्रेजेंट थी, सेल्यूलोज की बनी हुई थी एंड एनिमल्स के अंदर एब्सेंट थी। तो अगर हम यहां लिखे सेल वॉल, सो इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा फीचर क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता तो दोनों में है बट याद करो, ये हो गया आपका प्लांट का सेल, ये हो गया आपका एनिमल का सेल। प्लांट के सेल में मेन जो जगह ले लेता था वैक्यूल। वैक्यूल 90 से 95% जगह ले लेता था प्लांट सेल के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। इसको स्टोरेज वगैरह का काम करना होता है, इसको पानी स्टोर करके रखना है, सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन स्टोर करके रखने हैं, इसलिए वैक्यूल का साइज बड़ा होगा। अब न्यूक्लियस को तो जगह ही नहीं मिली, इसकी वजह से ना न्यूक्लियस बेचारा यहाँ साइड में पड़ा होता है। तो न्यूक्लियस अगर साइड में है तो ये डिफरेंस हो गया ना, प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एट पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है। यहां पर ऐसा कोई वैक्यूल बड़ा सा नहीं प्रेजेंट होता, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, वैक्यूल छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। ये भी तो एक डिफरेंस बन जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में इसी को लिखेंगे। और सेंटर में हो जाएगा न्यूक्लियस बड़ा सा। तो इसका न्यूक्लियस सेंटर में और इसका न्यूक्लियस साइड में, न्यूक्लियस इन द सेंटर। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, वैक्यूल वाला। कैसा वैक्यूल है प्लांट सेल्स के अंदर? लार्ज वैक्यूल। whereas in animals small vacuoles are present, small and more in number। इसके अंदर एक बड़ा सा ही होगा, इसके अंदर small and more in number वैक्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें ना बच्चों, तो लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। एब्सेंट नहीं लिखेंगे, हम लिख सकते हैं रेयरली प्रेजेंट। रेयरली प्रेजेंट मतलब बड़ी मुश्किल से ही इसके अंदर लाइसोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे। whereas in animal cells they are present in large number। चार मेन डिफरेंसेस याद रहेंगे। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस की बात करें तो इट इज प्रेजेंट एट पेरीफेरी या फिर ऑन द साइड भी लिख सकते हो, एनिमल सेल्स में सेंटर में होता है। उसके बाद वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होगा, इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे और ज्यादा होंगे। लाइसोसोम बड़ी मुश्किल से दिखता है प्लांट सेल्स के अंदर क्योंकि इतना फंक्शन नहीं होता, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक और पॉइंट जो आपको लिखना है दैट इज प्लास्टिड्स। याद है क्लोरोप्लास्ट? तो प्लास्टिड्स का कोई फंक्शन ही नहीं है एनिमल सेल्स के अंदर, तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स whereas plastids are absent in animal cells। हमें थोड़ी फोटोसिंथेसिस करनी है और स्टोरेज के लिए, जैसे अगर आपको याद हो प्लास्टिड्स दो तीन तरीके के होते थे। प्लास्टिड सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट कलर वाले जिसका काम था स्टोरेज का। उसके बाद थे कलरफुल प्लास्टिड जिसको हम बोल देते थे क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट के बाद एक ही इसमें से निकलकर आता है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस हो गया और ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन था स्टोरेज का।
फोटोसिंथेसिस हमें करनी नहीं है और स्टोरेज वाली और भी चीजें हैं हमारे अंदर. सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. इसको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में. चले अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर. चलो दूसरा क्वेश्चन देखो. हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल? तो इधर हम लिख लेते हैं जरा प्रोकैरियोटिक सेल और उधर हम कंपैरिजन बनाएंगे यूकैरियोटिक सेल का. नाउ इफ यू टॉक अबाउट साइज, तो साइज किसका छोटा होगा बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल. दीज आर प्रिमिटिव इन नेचर. राइट डाउन. सबसे पहला डिफरेंस जो हमने पढ़ा हुआ है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव वर्ड कहां से आया है? प्रो से आया है. प्रो मीन्स पुराना, प्रिमिटिव. एंड यूकैरियोटिक न्यू. न्यू मीन्स यू से आया है. जो यू होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? नया. और ये कैरियो जो वर्ड है दैट मीन्स न्यूक्लियस. पुराना न्यूक्लियस वाला सिस्टम, नया न्यूक्लियस वाला सिस्टम. चलो बाकी के डिफरेंसेस देखते हैं. इफ यू टॉक अबाउट साइज, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर in size, but if we talk about eukaryotic cells, they are large in size. ठीक है, बड़े इजी से पॉइंट्स है, ये तो आपको खुद ही आते होंगे. इसके बाद और क्या डिफरेंसेस थे? अगर हम न्यूक्लियर रीजन की बात करें, यहां पर ये मैंने आपका प्रोकैरियोटिक एक बैक्टीरिया बना दिया. तो अगर आपको याद हो, इसके सेंटर में ये जो डीएनए पड़ा हुआ होता है, इसके बाहर एक कोई प्रोटेक्शन वाली कवरिंग अच्छी सी नहीं होती है. वहीं पर अगर मैं यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ कर दूं, यहां पर सेंटर में हो गया डीएनए. डीएनए के बाहर एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है. ये एनवलप भी डबल मेम्ब्रेन वाला होता है. इसके बीच में पोर्स भी होते हैं. इसके बीच में पोर्स भी होंगे जो इसको किस में हेल्प करेंगे? सामान को बाहर आने जाने में, भेजने में हेल्प करेंगे. इसके बीच में यहां पोर्स भी होते हैं. बड़ा अच्छा सा सिस्टम है इसके अंदर. सेंटर में न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया. ठीक है, न्यूक्लियोइड जैसे रीजन्स है. एक प्रोटेक्टेड सा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. प्रोकैरियोटिक में ये आपका डीएनए, कोई आउटसाइड वाली प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती. सिर्फ और सिर्फ यहां पर साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डेंस हो जाता है. डेंस क्या हो जाता है? मतलब ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है. कोई प्रोटेक्शन वाली लेयर नहीं बनाई है मैंने इसके बाहर. अब इस वाले एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. डीएनए या जेनेटिक मटेरियल विद डेंस साइटोप्लाज्म, बस यही होता है इसके अंदर. और यहां पर न्यूक्लियस अच्छे से प्रोटेक्टेड प्रेजेंट है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. अब हम इसको इरेज करेंगे. आप भी ऐसे पेपर्स के अंदर डायग्राम बनाकर आ सकते हो अपनी एक्सप्लेनेशन को अच्छा करने में. सिर्फ यहां पर न्यूक्लियोइड मार्क कर दिया, यहां पर सिंपल सा लिख दो न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप इज प्रेजेंट. दैट्स इट. ठीक है. सो दिस वाज द मेन डिफरेंस. याद रहेगा किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्टेड होता है इसके अंदर. What are other differences? If you remember, अगर मैं ऑर्गेनील्स की बात करूं, जो बाकी मशीन से सारा काम करने के लिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स. मेम्ब्रेन मतलब बाहर की कवरिंग. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स. ऑर्गेनील्स याद है? वो सारी मशीन जो सेल के अंदर काम कर रही थी, वो मशीन्स जिनकी अच्छी खासी कवरिंग हो. क्या वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगी? नो. सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट. जो भी कमियां हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है. यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट. लिख लोगे ना ये पॉइंट? डिफरेंस बना लोगे अच्छे से? डिफरेंस हमेशा टेबल में लिखा करो. सो दैट्स इट बच्चों. दीज आर द मेन पॉइंट. सिर्फ इतना सा ही आंसर है इसका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंसेस है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक. प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी काम कर रही होगी वो नहीं हो पाएंगे. अगर ये हमने सेल बनाया है,
इसके अंदर क्या होता है, जेली जैसा सब्सटेंस। ये तो चलो न्यूक्लियस वाला एरिया हो गया, यहां पर सारा जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बोलते हैं कि नहीं? अब साइटोप्लाज्म की बाहर एक कवरिंग भी तो है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वो कह रहे हैं अगर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा, खराब हो गई, टूट गई तो क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म जो सारी चीजों को होल्ड करके रख रहा है, एवरीथिंग विल मूव आउट, द सेल विल डाई, बिकॉज साइटोप्लाज्म की जो सारी मेन ऑर्गेनील्स थी जो कि होल्ड करके साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी अब बाहर की कोई कवरिंग ही नहीं है, दैट विल ऑल फ्लो आउट, सेल विल डाई। पहला हो गया एक डिसएडवांटेज। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन याद कर लो जरा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से गार्ड की तरह काम करता है, कौन सी चीज सेल के अंदर आनी है और कौन सी चीज सेल के बाहर जानी है, ये यही देखने वाला है। सो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, द सेल विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि कौन सी चीज को अंदर भेजना है और कौन सी चीज को नहीं भेजना है। सो जो इसकी एक एबिलिटी थी सिलेक्ट करके चीजों को अंदर भेजना, दैट विल ऑल्सो बी ruined up. सो टू मेन पॉइंट्स आप क्या क्या लिख सकते हो, सेल विल डाई, why? Because cell will die due to rupturing of plasma membrane. आप ये मत लिखना, पूरा लिखना, cell will die due to rupturing of plasma membrane as all the cytoplasmic content will move out. All the cytoplasmic content मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर वाली सारी चीजें, as all the cytoplasmic content will come out. सेकेंड क्या फंक्शन होने वाला है, द फीचर की सिलेक्ट करके सारी जो परमिएबिलिटी वाला जो इसका फीचर था, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट? सो एनी सब्सटेंस लिख सकते हो, एनी सब्सटेंस कैन enter and exit the cell which will eventually destroy the cell. आप अपनी लैंग्वेज में इसको मोल्ड करके बड़ी आसानी से लिख सकते हो बच्चों। एनसीईआरटी पर स्टिक रहना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करना इंपॉर्टेंट है। समझ आया है क्वेश्चन? चले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपैरेटस? लो, गोल्गी अपैरेटस ही नहीं है तो क्या होने वाला है? ठीक है, देख लेते हैं गोल्गी अपैरेटस का क्या फंक्शन था। किसी ऑर्गेनील को हटा देंगे तो क्या होगा, उसके फंक्शंस का अपोजिट लिख देना, ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। ये सेल बनाया, सेंटर में न्यूक्लियस होता था, यहां पर होता था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करता है, इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसके ऊपर होते थे राइबोसोम्स जो होते थे, उसका काम क्या था, प्रोटीन्स बनाना। अब प्रोटीन्स जैसे ही बनते थे वो किसके पास भेज देता था, गोल्गी अपैरेटस के पास। याद है, ये इसके आसपास ही आपको इस तरीके से पड़ा हुआ मिलता था, और स्ट्रक्चर भी कैसा होता था, एक के ऊपर एक स्टैग्ड, मतलब एक के ऊपर एक, जैसे प्लेट्स रखी हुई होती है ना शादियों में, उसी तरीके से ये गोल्गी अपैरेटस के सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से एक के ऊपर लाइन में होते हैं। अब इसका मेन फंक्शन पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑफ व्हाट, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोडक्ट बन के आया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया है, उसकी पैकेजिंग करता था। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, पैकेजिंग तो बाद में करेगा, पहले उसको मॉडिफाई करता था। तो मॉडिफिकेशन ऑल्सो, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई उसको ठीक करना, एक तरीके से मॉडिफाई करना, रिक्वायर्ड चेंजेस को लेकर आना। तो वो यही कर रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये दोनों मेन फंक्शन अब नहीं हो पाएंगे if Golgi apparatus was removed from the cell, or if there was no Golgi apparatus. Modification and packaging of proteins will not happen. एक और फंक्शन था इसका
इट यूज टू प्रोड्यूस नए सेल्स बनाने का जो फंक्शन था, दैट विल ऑल्सो बी रप्चर्ड. सो हम क्या लिख सकते हैं? न्यू सेल्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, यहां तक याद रहेगा. 3 मेन फंक्शन थे गोल्जी अपैरेटस के, तीनों ही नहीं हो पाएंगे. मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड नए सेल्स नहीं बन पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनील इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? वाई? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. पता है ये सबको. बट वाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस एनर्जी पैकेट्स, या फिर आप लिख सकते हो एनर्जी मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब ये जो एटीपी है, इसकी वो भी लिख देना फुल फॉर्म ब्रैकेट में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दिस एटीपी इज, या विल लिखो, दिस एटीपी, हाँ ठीक है, इज एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल. दिस एटीपी इज एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल. कैसे हुआ ये एनर्जी गिविंग? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो इसका स्ट्रक्चर जब तुम बाद में पढ़ोगे ना, तो तुम देखोगे इसके अंदर 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स हैं. टी मीन्स ट्राई, पी मीन्स फॉस्फेट. तो 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं. जब भी ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. बस यही होता है, जब जब एनर्जी चाहिए होती है, एक फॉस्फेट निकल जाता है, एनर्जी मिल जाती है, दूसरा फॉस्फेट निकल जाता है, फिर एनर्जी मिल जाती है. तो यही हो रहा है. हमने क्या लिखा देखो, दिस एटीपी इज एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल. इट हैज स्टोर्ड एनर्जी. एनर्जी स्टोर है इसके अंदर, और किसमें स्टोर है? इन द बॉन्ड्स. इट हैज स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉन्ड्स. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विल लीड टू, या फिर विल गिव एनर्जी, विल प्रोड्यूस एनर्जी, कुछ भी लिख सकते हो. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विल रिलीज एनर्जी. दैट्स इट. will release energy. ठीक है, याद रहेगा. इतने ही कॉन्सेप्ट्स को याद करके आपको करना है. माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम भी बना सकते हो. ये ऐसे सॉसेज जैसा स्ट्रक्चर बनाया, इसको डबल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और सेंटर में इस तरीके से दिखा देते हैं कि इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है ना, वो फोल्डेड है. इनर मेम्ब्रेन क्या है? फोल्डेड है. लेबलिंग में आउटर मेम्ब्रेन, और यहां पर आप लिख सकते हो इनर मेम्ब्रेन. दैट्स इट बच्चों, सिर्फ इतना सही काम था इसका. माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? Synthesized का मतलब होता है बनना. लिपिड्स और प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन को बना रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं और फास्फोरस है. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाली 2 इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कहाँ बनती हैं हमारे सेल के अंदर? ये खुद कहाँ बन रही होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. याद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता था, अभी इससे पहले भी मैंने बताया था. ये हो गया आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर एक इस तरीके से नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ये साइटोप्लाज्म को ना एक फ्रेमवर्क भी देता है, होल्ड करके रखने वाला. ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता है. एक होता है रफ, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ, SER, S मतलब स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ और स्मूथ क्यों नाम था इसका? रफ के ऊपर राइबोसोम्स थे. इन राइबोसोम्स का काम क्या था? टू मेक प्रोटीन्स.
ये राइबोसोम्स ही तो प्रोटीन्स बना रहे थे और फिर ये प्रोटीन्स आगे जाके पैकेज होने के लिए गोल्जी एपैरेटस के पास चले जाते थे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास प्रोटीन्स नहीं होते थे, ऐसे इसका वेसाइकल जैसा स्ट्रक्चर होता है और इनका काम होता था लिपिड्स बनाना। तो ये कॉन्सेप्ट याद आया हो तो 1 मिनट में इसको कर सकते हो। वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड? आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां बनते हैं ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड? अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? सो अमीबा का, इसको तो सिर्फ आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है पूरे उसमें न्यूट्रिशन के अंदर? इंजेशन। सेकंड क्या होता है? डाइजेशन। थर्ड क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ क्या होता है? एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ होता है इजेशन। ये न्यूट्रिशन के 5 स्टेप है। तो उसने यही तो पूछा है कि ये सारे के सारे स्टेप्स कहां होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलो सबसे पहले अमीबा का बना दो एक डायग्राम। बड़ा इरेगुलर सा होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, एक ही सेल से बना हुआ है। सेंटर में दिखा दिया न्यूक्लियस और यहां दिखा दिया आपने साइटोप्लाज्म। यहां साइड में गलती से आ गया कोई प्रे क्या होता है? इसका खाना। अमीबा से जो छोटे साइज के एनिमल्स होंगे ये इसको खा सकता है, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो हो गए। अब ये अमीबा के आसपास घूम रहा है, इसने देखा अमीबा ने, अरे फूड आ गया। अब इसके पास हैंड्स तो है नहीं हमारी तरह की, इसने लिया और खा लिया। ये अपने इस साइटोप्लाज्म को यहां से एक्सटेंड करना शुरू करेगा। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? फैलाना शुरू करेगा। यहां से फैलाना शुरू करेगा साइटोप्लाज्म को, तो धीरे धीरे इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और अब ये हैंड्स कुछ ऐसे दिखने लग जाएंगे जहां पर प्रे है उसकी तरह, और धीरे धीरे साइटोप्लाज्म फैलाते 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 ये उसको अपने अंदर ले लेगा, जिसको बोलते हैं एंगल्फ करना। एंगल्फ यानी कि इसने इसको अपने अंदर ले लिया। इसने इसको अपने अंदर ले लिया कुछ इस तरीके से। और अब आपको प्रे कहां दिख रहा है बच्चों? इसके अंदर आ गया है यहां पर। फूड इज नाउ इनसाइड द अमीबा। इंजेशन मतलब खाने को लेना, यहां तक खाने को लिया और खाना अंदर आ गया। अब है तो ये यूनिसेल्युलर, बट इसके अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जो सिंपल इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। और यहां पर ना एक फूड वैक्यूल भी बन जाता है। जहां पर फूड इकट्ठा हो गया उस जगह को हम बोलेंगे फूड वैक्यूल, जहां पर फूड डिपॉजिट हो गया। अब इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे केमिकल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होने वाला है? नेक्स्ट अमीबा बना लेते हैं। इसको डाइजेस्ट किया, अब साइज बड़ा हो गया क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो यूज होने लग गया। यहां पर डाइजेशन खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स रिलीज हुए। अब डाइजेशन के बाद वो खाना एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर। हमारी जैसी बॉडी तो है नहीं कि हर एक सेल के पास खाना जाना है, एक ही सेल से बना हुआ है। जो भी यहाँ पर खाना बनेगा वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हमने जान के यहाँ पर साइज बड़ा बनाया है कि इसने एनर्जी को ले लिया, इसने ये साइज में बड़ा हो गया। जो भी फूड का काम होता है वो सक्सेसफुल रहा। ये हो गया न्यूक्लियस। द फूड इज नाउ एसिमिलेटेड, इसने ले लिया है फूड अपना। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। इजेशन भी दिखा देते हैं। चलो इजेशन के लिए कैसे करोगे? अमीबा बनाओगे, एक न्यूक्लियस दिखाया, यहाँ पर जो वेस्ट सब्सटेंसेस है ना वो डायरेक्टली डिफ्यूजन की हेल्प से बाहर निकल जाते हैं। कुछ अलग से ऑर्गन नहीं चाहिए डाइजेशन करने के लिए, इजेशन करने के लिए। तो क्या करेगा? ये जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ बच जाएगा सिंपली डिफ्यूजन की हेल्प से बाहर आ जाता है। तो आपका इजेशन भी कंप्लीट हो गया यहां तक, याद रहेगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप ये क्वेश्चन डायग्राम की हेल्प से ही एक्सप्लेन करके आओगे। ये सारे स्टेप्स लिखोगे और डायग्राम्स बनाओगे।
व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस करने से पहले डिफ्यूजन रिवाइज कर लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल या गैस का मूवमेंट होना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक। मतलब इफ वी आर इन अ रूम, या फिर ऐसे इमेजिन करो कि मम्मी ने बनाया सुबह सुबह गाजर का हलवा, उसकी कितनी ज्यादा अच्छी खुशबू होती है और आपको अंदर ड्राइंग रूम में बैठे ही पता चल जाता है कि हाँ मम्मी ने किचन में कुछ तो टेस्टी सा बनाया है, तो आपकी नोज तक उसकी खुशबू आई ना, दैट इज डिफ्यूजन। कि पार्टिकल्स जो आप जिस कढ़ाई में खाना बनाए वहां पे बहुत ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बट ये मॉलिक्यूल्स वहीं तक नहीं रहते, दे ट्राई टू स्प्रेड आउट। वो मॉलिक्यूल्स घूमते 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 पूरे घर में फैल जाते हैं। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं ना। आप ड्रेसअप होते हो, बड़े अच्छे से परफ्यूम लगाते हो अपने कपड़ों के ऊपर, जहां जहां जाते हो वहां खुशबू आती रहती है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूजन तो हो गया गैसेस के केस में। ऑस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई से लो ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, सो सिंपल सी डेफिनेशन, द मूवमेंट of water molecules from high to low concentration. That's it. This was the definition. सिर्फ इतना सा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। टेक 4 पील्ड पोटैटो, पील्ड एज इन उनके जो उसका जो पील होगा, जो छिलका होगा, उसको रिमूव करना है। 4 लेने, उसको हाफ कर देना, यानी कि आपको 2 पोटैटोज लेने हैं और हाफ कर दो, 4 आ जाएंगे पीसेस। एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। अब उस पोटैटो में से क्या करना है, उसमें से होल बनाना है, जगह बनानी है उसके अंदर, स्कूप आउट कर देना है उसको। फाइन, वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। अब देखो, इसमें से जो आपने 4 पोटैटोज ली, लेट्स से दिस वाज योर फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, फोर्थ पोटैटो, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, स्कूप कर दिया, यानी कि इसमें से पोटैटो को थोड़ा सा निकाल दिया, स्पून की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से कर सकते। उसके बाद एक पोटैटो इसमें होना चाहिए, दैट शुड बी बॉइल्ड, एक बॉइल्ड पोटैटो होना चाहिए। पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रो कंटेनिंग वाटर। अब आपको एक सरफेस के अंदर रखना है, एक पैन के अंदर रख सकते हैं और उसके अंदर पानी भरना है आपको। यहां पे ही बना देते हैं, हमने एक ट्रो बना दिया और उसके अंदर हमने पानी भर दिया। ठीक है, यहां तक पानी भर देंगे। नाउ इसको हम नेक्स्ट पेज पे अच्छे से बनाते हैं। क्या किया आपने, एक ट्रो लिया, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, जो 4 पोटैटो के पीसेस लिए थे वो डाल दिए। उसमें से क्या ध्यान रखना है कि एक पोटैटो बॉइल्ड होना चाहिए। पोटैटो स्कूप्ड आउट है तो ऐसे दिखा रहे हैं, अनदर पोटैटो इट इज स्कूप्ड आउट, तो इस तरीके से 4 पोटैटोस बना सकते हो। ठीक है, इनको हम नाम देंगे ए, बी, सी एंड डी। चलो, नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्या करना है अब हमें, कीप कप ए एम्प्टी, पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी। इसको एम्प्टी रखना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहां पर हम नीचे लिख देते हैं जिससे हमें याद रहे, एम्प्टी, और इसके अंदर आपको क्या डालनी है, 1 चम्मच शुगर डालनी। ठीक है, इसके नीचे हमने शुगर रख दिया कि इस वाले पोटैटो के अंदर हमने शुगर डाली। फिर क्या किया, पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन सी, इस वाले में सॉल्ट डालना है। पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो, इसके अंदर फिर से क्या डालना है, हमें शुगर डालनी है। 2 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर ऑब्जर्व करना है। यहां पर आ जाओ, फिर से इसमें हमने डाला था सॉल्ट, इसके अंदर फिर से हमने डाली शुगर, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस वन इज योर बॉइल्ड पोटैटो। ये कैसा पोटैटो है, बॉइल्ड पोटैटो। 2 घंटे छोड़ने के बाद आपको क्या ऑब्जर्व करना है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट।
ये हमने एम्प्टी छोड़ दिया था, इसके अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। बट बी और सी के अंदर वो क्या कह रहा है? Why is potato, okay, first point, why water gathers in the hollow portion of B and C? ये जो B और C के hollow portion से ये वाला, इसके अंदर वाटर क्यों गैदर हो गया? मतलब जो नीचे वाला पानी था ना, वो इसके अंदर क्यों आ गया है? जो हमने यहाँ नीचे पानी बनाया है वो अब आपको इसके अंदर क्यों दिख रहा है? दैट वाज द क्वेश्चन। अभी समझेंगे। ये जो बॉइल्ड वाला है ना, इसमें मत बना। डी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं दिखाएंगे, बी और सी के अंदर पानी आ चुका है और ए के अंदर नहीं आया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इससे पहले ही हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ी। ए को हमने एम्प्टी रखा ताकि हम बाकियों को कंपेयर कर सके। सिर्फ यही रीजन था ए को एम्प्टी रखने का, कि हम कंपेयर कर सके बाकी सारे पोटैटोस को। बी में शुगर थी तो हमने क्या देखा? पानी इसके अंदर आ गया। इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? पानी ने मूव करा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी तो पानी इसकी तरफ मूव कर गया। ये एक तरीके से पोटैटो के सेल्स जो थे वो सारे के सारे काम कर रहे थे। सारे के सारे सेल्स ने ऑस्मोसिस को परफॉर्म किया। जो अभी हम सेल पढ़ के आए हैं, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो अलाउ करती है वाटर को अपने अंदर से जाने के लिए, क्योंकि सेल को तो पानी चाहिए। तो उसने पानी को अलाउ किया। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई थी और सेल्स के अंदर लो थी, तो पानी मूव कर गया फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन और हमें यहाँ भरा हुआ दिख जाता है। इसमें शुगर डाली थी, इसमें सॉल्ट डाला था, सेम तरीका हो रहा है, हाई टू लो। बट बॉइल्ड पोटैटो के अंदर हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। रीजन बीइंग, बॉयल कर दिया इसको। सेल्स आर डेड। इफ द सेल्स आर डेड, हाउ विल प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म? वो परफॉर्म नहीं कर पाई और उसने किसी को एंट्री नहीं दी अंदर। वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप हाई से लो मूव कर रहे थे ना, बट इसमें नहीं मूव कर पाए। बॉइल्ड पोटैटो था, सेल्स डेड थे। इन दोनों के अंदर पानी मूव कर गया, ऑस्मोसिस बड़े अच्छे से दिखी। इसमें हमने इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं, ना शुगर डाला ना सॉल्ट डाला, तो हमने इसको जान के एम्प्टी रखा ताकि हम कंपेयर कर सके। जब आपने इसके अंदर शुगर और सॉल्ट डाला ना बच्चों, तो क्या हुआ? आपने सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। इसमें भी सॉल्यूट ज्यादा है, इसमें भी सॉल्यूट ज्यादा है। यहां पर कोई सॉल्यूट नहीं था। जो पानी हमने ट्रे में भरा उसमें कोई सॉल्यूट नहीं था, इसके अंदर सॉल्यूट था। सॉल्यूट ज्यादा यानी कि सॉल्वेंट, पानी, उसका अमाउंट कम हो गया। यहां पर कोई सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्वेंट यानी कि पानी ऑलरेडी ज्यादा है, तो हो गया ना अपने आप हाई टू लो मूवमेंट। और यहां पर तो हमने कुछ डाला ही नहीं था तो कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी। ठीक है। नेक्स्ट, which type of cell division is required for growth and repair of body and which is involved in the formation of gametes? अगर सेल्स को डिवाइड करना है, बॉडी के सेल्स को डिवाइड करना है, हाइट इंक्रीज हो रही है, बाकी सारे सेल्स के अंदर डिवीजन हो रही है, स्किन के नए सेल्स बन रहे हैं, वो परफॉर्म करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसको। इक्वेशनल डिवीजन क्यों? क्योंकि एक सेल अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है। अगर ये एक स्किन का सेल है तो ये पहले डबल हो जाएगा और इसने अपनी जैसी कॉपीज बना ली। दैट इज माइटोसिस। फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता जाता है और अपनी जैसी कॉपीज बनाता रहता है। वहीं पर अगर हम गैमीट्स की बात करें, जर्म सेल्स की बात करें, स्पर्म और एग की बात करें, स्पर्म एंड एग, ये दोनों फ्यूज करते हैं, उसके बाद जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा। तो ये स्पर्म और जाइगोट को बनाने के लिए होता है मियोसिस। मियोसिस हमें कहीं भी और देखने को नहीं मिलता, सिर्फ स्पर्म और एग की फॉर्मेशन में देखने को मिलता है कि जब स्पर्म बनाना है और एग बनाना है। बाकी पूरी की पूरी बॉडी सेल्स के अंदर क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। इसके अंदर मियोसिस क्यों जरूरी है? मान लो ये पेरेंट की बॉडी थी, 46 क्रोमोसोम थे,
तो ये 46 चेंज हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे 23 और 23 के अंदर। ये मदर का क्रोमोसोम था, ये वाला फादर का क्रोमोसोम था, ये भी डिवाइड हुआ 23 और 23 के अंदर। तो यही 23 कैरी कर रहा होता है स्पर्म और यही 23 कैरी कर रहा होता है एग, और जब ये फ्यूज करते हैं तब बन जाता है जाइगोट। सो उसने सिर्फ पूछा है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, वन वर्ड है इसका आंसर। कौन सा टाइप का सेल डिवीजन ग्रोथ और रिपेयर के लिए चाहिए? माइटोसिस। और कौन से टाइप का चाहिए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स? मियोसिस। माइटोसिस के अंदर देयर इज कॉपिंग ऑफ सेल्स, मियोसिस के अंदर देयर इज रिडक्शन और हाफ इन द जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ इतना सा लिख के आ सकते हैं बस, और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सो दैट्स इट, थैंक यू। अब 4 दो, तो ये सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे से आपको आ गए होंगे, तो आई होप आपको चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा और ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना या फिर चैप्टर की वीडियो देख लेना, बट मेक श्योर आप अपनी नोटबुक में कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज में इन आंसर्स को लिखने की कोशिश करते हो। एनसीईआरटी की हेल्प लो, एनसीईआरटी से टॉपिक को रिवाइज करो और फिर अपने आंसर को बनाने की कोशिश करो। वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।